देखो कितने पे है, 0.5 पे। चलो ये बेटा आप ध्यान दोगे, इधर बात नहीं करोगे, ठीक है। देखो अंग्रेजों ने क्या किया था, ये जो लगान व्यवस्था थी, लगान व्यवस्था में अंग्रेजों ने 3 प्रकार की लगान व्यवस्थाएं भारत में लागू की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की लगान व्यवस्थाएं लागू की। अब वो देखो क्या क्या थी 3 प्रकार की लगान व्यवस्थाएं, बता रहा हूँ। अब बात नहीं करोगे, ठीक है। 3 प्रकार की जो लगान व्यवस्थाएं थी वो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो देखो इसमें लिखो, जहाँ का हेडिंग ला दो उसी में डैश करके। अंग्रेजों के द्वारा देखो जल्दी, अंग्रेजों के द्वारा भारत में 3 प्रकार की लगान व्यवस्था लागू की गई। 3 प्रकार की लगान व्यवस्था लागू की गई। अंग्रेजों के द्वारा भारत में 3 प्रकार की लगान व्यवस्था लागू की गई। 3 प्रकार की लगान व्यवस्था लागू की गई। अब देखो वो कौन कौन सी थी। तो देखो एक थी स्थायी बंदोबस्त। क्या था? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था। फिर तीसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था। ये इन 3 व्यवस्थाओं के माध्यम से अंग्रेज भारत में लगान वसूलते थे, ठीक है। जल्दी नोट करो, ऐसे तभी बताते हैं। मान लो हेडिंग, अरे लिखवाया जो अभी उसमें अगले ये तीनों पॉइंट नोट कर दो जल्दी से, जल्दी नोट करो। क्या चीज जला लो, लाइट जला लो। हेलो डाल दिया हेडिंग। अब हेडिंग डालो स्थायी बंदोबस्त। देखो बताता हूँ क्या है स्थायी बंदोबस्त, बात नहीं करोगे, अब इधर ध्यान दे लो, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के बारे में बता रहा हूँ क्या था। देखो स्थायी बंदोबस्त समझो, जैसे मान लो ये कोई भूमि का टुकड़ा है, ये कोई भूमि का टुकड़ा है, किसी नगर या गांव की भूमि है। मान लो किसकी भूमि है ये, नगर या गांव की संपूर्ण भूमि है, संपूर्ण भूमि, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के बारे में बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो, इधर याद हो जाएगा ऐसे ही। किसी गांव या नगर की संपूर्ण जो भूमि होती थी, इस भूमि का जो स्वामी होगा, इस स्थायी बंदोबस्त में स्वामी बना दिया जाएगा जमींदार को। किसे बना दिया जाएगा? जमींदार को। और ये जमींदार क्या करेगा, यहाँ पर क्या होंगे भाई, छोटे छोटे टुकड़े होंगे भूमि के, छोटे छोटे टुकड़े होंगे भूमि के, और इन पे खेती कर रहे होंगे किसान। कौन खेती कर रहा होगा? किसान। तो इन किसानों से कर, ये जमींदार कर वसूलेगा, और कर वसूल के ये जमींदार क्या करेगा, जो कंपनी का कर अधिकारी था, कंपनी का कर अधिकारी कौन होगा? कंपनी का कर अधिकारी। इस कर अधिकारी के पास डायरेक्ट कर जमा करता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? स्थायी बंदोबस्त कहा जाएगा। और इसमें क्या होगा, कर की दर को स्थायी कर दिया जाएगा। स्थायी बंदोबस्त में क्या होगा, कर की दर स्थायी कर दी गई। क्या कर दी गई? स्थायी कर दी गई। देखो स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, संपूर्ण गांव या नगर की भूमि का स्वामी जमींदार को बना दिया जाता था। किसे बना दिया जाता? जमींदार को। जमींदार क्या करता था, जमींदार इन किसानों से कर वसूल के उस कर को कंपनी के कर अधिकारी के पास जमा करता था, समझ गए। और इसमें कर की दर को स्थायी कर दिया गया था। यही क्या कहलाती थी? स्थायी बंदोबस्त कहलाती थी। ये व्यवस्था क्या कहलाती थी? स्थायी बंदोबस्त कहलाती थी। अब देखो हुआ क्या, जैसे मान लो यहाँ पे जितने भी किसान हैं, ये जो कर अधिकारी होगा ये बोलेगा इस जमींदार से कि मुझे इस भूमि से साल में 50,000 रुपए चाहिए,
और तुमसे चाहिए, ठीक है। तुम चाहे इनसे कितना भी वसूलो लेकिन 50,000 तुम्हें जमा करने पड़ेंगे, समझ गए। तो ऐसे करके ठेके टाइप में हो जाता था। जमींदार क्या करता था, पूरी भूमि का स्वामी बन जाता था, ये किसानों से कर वसूलता था और इसके पास जमा करता था, ठीक है। और यदि कर जमा ना कर पाने की स्थिति में क्या होता था, देखो, तो अगर ये जमींदार कर जमा नहीं कर पाएगा तो इस पे एक अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक रूल था जिसका नाम था सूर्यास्त का नियम। क्या नियम? सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम ये लागू होता था। मतलब एक नियत तिथि, एक डेट फिक्स कर दी जाती थी कि भाई 10 जून तक या 10 मई तक या 15 जून 15 मई कुछ भी डेट समझ लो, इस डेट तक हर हाल में जमींदार को अंग्रेज कर अधिकारी के पास कर जमा करना है। और यदि वो निश्चित तिथि पे कर जमा नहीं कर पाता था तो उसके ऊपर सूर्यास्त का नियम लागू होता था और उसकी जो भी भूमि होती थी वो जब्त कर ली जाती थी उसके अंदर में। ब्रिटिश सरकार के द्वारा वो भूमि को क्या कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था, समझ गए। तो ये स्थायी बंदोबस्त था। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ भारत में और सबसे पहले कहां से लागू किया गया? तो देखो, जो स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त भारत में लागू करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 22 मार्च 1793 को। 22 मार्च 1793 को 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त लागू किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में पुलिस का जनक कहा जाता है। ये लोग पुलिस व्यवस्था देख रहे हैं आज तुम, इसका जनक कौन था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। भारत में पुलिस का जनक कौन है? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। पूछ लिया जाए सबसे पहले ये कहां से लागू किया गया? तो सबसे पहले ये लागू किया गया था बंगाल में। कहां लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त? बंगाल में लागू किया गया। कहां लागू किया गया? बंगाल में। आया समझ क्या था स्थायी बंदोबस्त? पहली बात, स्थायी बंदोबस्त में कर की दर को फिक्स कर दिया जाएगा, निश्चित कर दिया जाएगा, स्थायी कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इस जितना भी चाहे गांव हो या नगर हो उसकी भूमि का स्वामी किसे बना दिया जाएगा? जमींदार को। जमींदार से एक को एक निश्चित कर की का टारगेट दिया जाएगा और बोला जाएगा तुम्हें फिक्स तिथि पे जमा करना है। यदि नियत तिथि पे कर जमा नहीं कर पाओगे तो तुम पे सूर्यास्त का नियम लगेगा और तुम्हारे अंडर में जो भी भूमि होगी वो सारी भूमि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। समझ गए? ये था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त भारत में सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ 22 मार्च 1793 ईस्वी को। लागू किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही पुलिस का जनक कहा जाता है भारत में। कहाँ का था? कौन शासन कर रहा था भारत में? अंग्रेज था, ये ब्रिटेन का था भाई। अंग्रेज शासन कर रहे थे ना भारत पे, कल नहीं थे तुम? चलो लिखो, बोले बोले डाल दो हेडिंग स्थायी बंदोबस्त और डैश करके लिखो। इसमें कर की दर को स्थायी कर दिया गया। लिखो, इसमें कर की दर को स्थायी कर दिया गया। कर की दर को स्थायी कर दिया गया तथा इसमें कर की दर को स्थायी कर दिया गया तथा संपूर्ण गांव या नगर की भूमि का स्वामी, संपूर्ण गांव या नगर की भूमि का स्वामी, संपूर्ण गांव या नगर की भूमि का स्वामी जमींदार को बना दिया गया। जमींदार को बना दिया गया। संपूर्ण गांव या नगर की भूमि का स्वामी जमींदार को बना दिया गया। जमींदार को बना दिया गया। जमींदार किसानों से कर वसूल कर, देखो, जमींदार किसानों से कर वसूल कर, जमींदार किसानों से कर वसूल कर कंपनी के कर अधिकारी के पास जमा करता था। किसानों से कर वसूल कर कंपनी के कर अधिकारी के पास कर जमा करता था।
कर वसूल कर कंपनी के कर अधिकारी के पास कर जमा करता था। कंपनी के कर अधिकारी के पास कर जमा करता था। यदि नियत तिथि पे कर जमा नहीं कर पाता था, यदि नियत तिथि पर कर जमा नहीं कर पाता था तो उस पर नियत तिथि पर कर जमा नहीं कर पाता था तो उस पर सूर्यास्त का नियम लागू होता था। ये लिखा हुआ है, सूर्यास्त का नियम लागू होता था तो उस पर सूर्यास्त का नियम लागू होता था। सूर्यास्त का नियम लागू होता था और उसकी संपूर्ण भूमि को सूर्यास्त का नियम लागू होता था और उसकी संपूर्ण भूमि को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाता था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाता था। जब्त कर लिया जाता था। देखो, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, जल्दी लिखो। स्थायी बंदोबस्त भारत में सर्वप्रथम, देखो, स्थायी बंदोबस्त भारत में सर्वप्रथम 22 मार्च 1793 ईस्वी को 22 मार्च 1793 ईस्वी को 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल से लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल से लागू किया गया। बंगाल से लागू किया गया। अगर देखो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि जो स्थायी बंदोबस्त था यह भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू होता था, तो 19% भूभाग पर लागू होता था। कितने भूभाग पर? तो देखो ये भारत के, ये संपूर्ण भारत के 19% भूभाग पर लागू होता था। ये संपूर्ण भारत के 19% भूभाग पर लागू होता था। संपूर्ण भारत के 19% भूभाग पर लागू होता था। बंगाल से लागू हुई। ये संपूर्ण भारत के 19% भूभाग पर लागू होता था। अब देखो स्थायी बंदोबस्त के 2-3 नाम और भी हैं, वो भी याद रखने हैं तुम्हें, उनसे भी पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। इसके और क्या क्या नाम है? तो इसे जमींदारी व्यवस्था भी बोला गया। क्या बोला गया? जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था बोला गया। इसे विस्वेदारी व्यवस्था बोला गया। विस्वेदारी व्यवस्था, विस्वेदारी व्यवस्था बोला गया। इसे स्तंभरारी व्यवस्था भी बोला गया। स्तंभरारी व्यवस्था, स्तंभरारी व्यवस्था। ये तीनों नाम भी किसके हैं? स्थायी बंदोबस्त के हैं। किसके हैं? ये बात मत करो यार, डिस्टर्ब मत करो, फिलहाल ध्यान इधर दे दो, ठीक है? कौन कर रहा है बताएं अभी तुम्हें, इधर ध्यान दे दो, इधर चलो जल्दी लिखो। देखो इस व्यवस्था को, देखो इस व्यवस्था को, हाँ इस व्यवस्था को जमींदारी, विस्वेदारी और स्तंभरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था को जमींदारी, स्तंभरारी और सामने लिखा हुआ है, देखो तुम तभी तो पता ही नहीं कहाँ लिखा हुआ है, बात करने में लगे तो ध्यान नहीं कहाँ पे क्या। जमींदारी, विस्वेदारी और स्तंभरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। स्तंभरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। लिख लिया? लिख लिया?
अब डालो अगला हेडिंग, रैयतवाड़ी व्यवस्था बताते हैं क्या होती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलो समझो, देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त समझ आ गया। कर की दर फिक्स होगी, मतलब इसमें एक निश्चित धनराशि बोल दी जाएगी जमींदार से, वो जमा करनी होगी जमींदार को कंपनी के कर अधिकारी के पास, जो बीआईसी का कर अधिकारी था उसके पास जमा करनी होगी। टाइम पे फिक्स डेट पे जमा नहीं कर पाएगा तो उस पर कौन सा नियम लागू होगा? सूर्यास्त का नियम। कौन सा नियम? सूर्यास्त का नियम। और उस भूमि को अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। क्यों? यही तो था। अब देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर रैयत का शाब्दिक अर्थ होता है किसान। रैयत का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसान। क्या होगा रैयत का शाब्दिक अर्थ? किसान। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, चाहे वो कोई गांव हो, नगर हो या क्षेत्र हो, उसमें जो भूमि, जैसे मान लो ये भूमि है, ये किसी किसान के पास होगी भूमि। क्यों? इसमें भूमि का स्वामी किसान को ही माना जाता था। किसे माना जाता था? किसान को ही माना जाता था। और ये किसान क्या करता था? ये किसान सीधे कंपनी जो बीआईसी थी, बीआईसी कंपनी के कर अधिकारी के पास, किसके पास? कर अधिकारी के पास, कर अधिकारी के पास। देखो इसमें भूमि का स्वामी किसान ही होगा। भूमि का स्वामी कौन होगा? किसान होगा। और ये किसान सीधे कंपनी के कर अधिकारी के पास टैक्स जमा करेगा, लगान जमा करेगा प्रत्यक्ष रूप से। और यदि ये भी नियत तिथि पे जमा नहीं कर पाएगा तो इस पर भी सूर्यास्त का नियम लागू होगा और इसकी जो भूमि होगी वो ब्रिटिश सरकार के अधीन चली जाएगी। किसके अधीन चली जाएगी? ब्रिटिश सरकार के अधीन चली जाएगी। अब बात आती है ये जो स्थायी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से लागू हुई, किसने लागू की, कब लागू की? तो देखो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये तमिलनाडु था। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु में एक जगह है 12 महल। कौन सी जगह है? 12 महल से कैप्टन रीड के द्वारा लागू की गई। किसके द्वारा? कैप्टन रीड के द्वारा लागू की गई 1792 में। कब लागू की गई? 1792 में। ध्यान दो, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल से, कहां से? 12 महल के एक क्षेत्र था, 12 महल से लागू की गई। और लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड। कौन था? कैप्टन रीड। कैप्टन रीड। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त याद रखना। रैयतवाड़ी कैप्टन रीड। ये पूछा जाएगा संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर लागू होती थी? तो संपूर्ण भारत के 51% भूभाग पर ये लागू होती थी, जबकि स्थायी बंदोबस्त 19% भूभाग पर लागू होता था। किस पर लागू होता था? 19% भूभाग पर। उसके बाद देखो क्या हुआ, 1792 में तो ये 12 महल में लागू हो गई। 1820 में इसे मद्रास में लागू कर दिया। किसने किया? टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो ने लागू किया इसे। ठीक है, 1820 में। कहां पर? मद्रास में। मद्रास में 1820 में लागू होगी। मद्रास को ही तो क्या बोला जाता है? अब तमिलनाडु बोला जाता है। क्यों है? नहीं, पहले मद्रास नाम था उसका, लेकिन अब तमिलनाडु कर दिया गया है। पूरे मद्रास में लागू हो गई 1820 से। ठीक है, चलो लिखो जल्दी, बोले। इसमें भूमि का स्वामी किसान होता था। हेडिंग डालो स्थायी बंदोबस्त और डैश करके लिखो रैयतवाड़ी व्यवस्था। लो, इसमें भूमि का स्वामी किसान होता था और ये इसमें भूमि का स्वामी किसान होता था और ये नमस्ते। और ये इधर बैठवा के रख दिया। मैं बात करो पीछे, जल्दी आ जल्दी। जल्दी बैठ जाओ, करना है तुम्हारी साथ। हाँ, क्या लिखा? इसमें भूमि का स्वामी किसान होता था और ये सीधे कंपनी के कर अधिकारी के पास कर जमा करता था। और ये सीधे कंपनी के कर अधिकारी के पास कर जमा करता था।
कंपनी के कर अधिकारी के पास कर जमा करता था। नियत तिथि पर कर जमा ना कर पाने पर, नियत तिथि पर कर जमा ना करने पर, देखो नियत तिथि पर कर जमा ना करने पर, नियत तिथि पर कर जमा ना करने पर इस पर भी सूर्यास्त का नियम लागू होता था। इस पर भी सूर्यास्त का नियम लागू होता था। इस पर भी सूर्यास्त का नियम लागू होता था। लिख लिया? ये व्यवस्था 1792 ईस्वी में, ये व्यवस्था 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा, कैप्टन रीड या रीड? अरे रीड है, रीड डा है, डा। ये व्यवस्था 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र से लागू की गई। कैप्टन रीड के द्वारा तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र से लागू की गई। 12 महल क्षेत्र से लागू की गई, लागू की गई। तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र से लागू की गई। सामने लिखा हुआ है, समझना तो देखो। ये संपूर्ण भारत के 51% भूभाग पर लागू होती थी। तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र से लागू की गई। ये व्यवस्था संपूर्ण भारत के 51% भूभाग पर लागू होती थी। संपूर्ण भारत के 51% भूभाग पर लागू होती थी। 51% भूभाग पर लागू होती थी। ले लिया? संपूर्ण भारत के 51% भूभाग पर लागू होती है। किसका वजह लगा? साइलेंट करके लगाया करो ना फोन। किसका है? चलो लिखो जल्दी। 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में देखो, 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर, 1820 ईस्वी में, इधर दिमाग रखो, इधर बताएं अभी तो मैंने। 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा इसे 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा इसे संपूर्ण मद्रास और बंबई में लागू किया गया। 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 बंबई में लागू किया गया। लिख लिया? तो समझ गया रैयत वाली? हाँ लिख लो। रैयत का शाब्दिक अर्थ किसान होता है। ये पॉइंट छूट गया तो जल्दी लिखो। रैयत का शाब्दिक अर्थ किसान होता है। किसान होता है। रैयत का शाब्दिक अर्थ किसान होता है। अगला हेड डालो, महलवाड़ी व्यवस्था। ये वाली महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था हेडिंग डाल दो। डाल दिया हेडिंग? महलवाड़ी व्यवस्था। डाल दिया? महलवाड़ी। अब समझो महलवाड़ी क्या थी। देखो मान लो ये क्या होगा, एक गांव होगा। ये पूरा एक गांव होगा और इस गांव में ये भूमि है। गांव में तुम्हें पता है कौन बनता था? पहले मुखिया बनता था, और मुखिया को प्रधान वगैरह अब कहने लगे। क्यों? पहले गांव में मुखिया बोला जाता था प्रधान को। क्यों?
किसका फोन है ये? क्यों? डिस्टर्बेंस मत करो, ठीक है, शांति से पढ़ लो, उससे साइलेंट करके फ्लाइट मोड पे करके लगा दो ना, क्या दिक्कत है? इधर ध्यान दे लो, इधर देखो, ये संपूर्ण गांव की भूमि है। इस संपूर्ण गांव की भूमि का स्वामी है, इसमें मुखिया को माना जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था में किसे माना जाएगा? मुखिया को माना जाएगा। और ये मुखिया क्या करेगा? इन किसानों से कर वसूलेगा और कंपनी के कर अधिकारी के पास जमा करेगा। नियत तिथि पे ये भी नहीं जमा कर पाएगा तो इस पे भी कौन सा नियम लागू होगा? सूर्यास्त का नियम लागू होगा। समझ गए? अब पूछा जाएगा ये जो महलवाड़ी व्यवस्था थी ये भारत में किसने लागू की? तो महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव पूछे किसने बनाया? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने बनाया? हॉल्ट मैकेंजी ने बनाया और कंपनी ने इसे लागू किया। किसने लागू किया? कंपनी ने लागू किया। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव रूपरेखा हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी और इसे कंपनी ने लागू किया था भारत में। ये संपूर्ण भारत के 30% भूभाग पर लागू होती थी। कितने प्रतिशत? 30% भूभाग पर। पूछा जाए सबसे पहले ये कहां से लागू की गई? तो ये आगरा के क्षेत्र से। कहां से लागू की गई? आगरा से लागू की गई सबसे पहले। ठीक है, आगरा से लागू की गई और बाद में क्या किया गया? अवध और आगरा से लागू की गई सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद पंजाब में लागू कर दी गई। कहां लागू कर दी गई? पंजाब में। तो समझ आया महलवाड़ी क्या थी? भाई ये सेम है इनकी परिभाषाएं, इसीलिए बहुत आसान करके बता रहा हूं ताकि तुम याद कर सको। जैसे स्थायी बंदोबस्त में कर को स्थायी कर दिया गया। क्यों? संपूर्ण भूमि का स्वामी जमींदार को मान लिया गया। जमींदार कर अधिकारी के पास कर जमा करता था। फिक्स तिथि पे जमा ना कर पाने पे सूर्यास्त का नियम लागू होता था। स्थायी बंदोबस्त बंगाल से लागू हुआ और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया 22 अप्रैल 1793। 22 अप्रैल 1793। संपूर्ण भूभाग पे 19%, संपूर्ण भारत के 19% भूभाग पर है नहीं। उसके बाद दूसरी मैं बताई रैयतवाड़ी। रैयत का शाब्दिक अर्थ किसान। इसमें भूमि का स्वामी किसान को ही माना जाता था। किसान डायरेक्ट कंपनी के कर अधिकारी के पास कर जमा करता था। नियत तिथि पर जमा नहीं कर पाएगा तो उस पर भी सूर्यास्त का नियम लागू होगा। इस व्यवस्था को सबसे पहले किसने लागू किया? बताओ। कैप्टन रीड ने लागू किया 1792 में। 1820 में ये क्या कर दी गई? संपूर्ण मद्रास और बंबई में लागू कर दी गई। ठीक है, टॉमस मुनरो के द्वारा। मद्रास का गवर्नर था टॉमस मुनरो। फिर अभी मैंने बताई महलवाड़ी। महलवाड़ी में इस पूरी भूमि का स्वामी इस गांव का मुखिया मान लिया जाएगा। कौन मान लिया जाएगा? मुखिया। और मुखिया क्या करेगा? इन किसानों से कर वसूल के सीधे कंपनी के कर अधिकारी के पास जमा करेगा। ये भी नियत तिथि पर जमा नहीं कर पाएगा तो इस पे भी सूर्यास्त का नियम लागू होगा। इस व्यवस्था का प्रस्ताव हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे भारत में लागू किया। संपूर्ण भारत के लगभग 30% भूभाग पर ये लागू होती थी। आप और स्टार्ट हुई अवध और आगरा से, बाद में पंजाब में भी लागू हो गई। क्यों? चलो देखो, इसमें गांव की भूमि को एक इकाई मान लिया जाता था। इसमें गांव की भूमि को एक इकाई मान लिया जाता था। गांव की भूमि को एक इकाई मान लिया जाता था और उसका स्वामी गांव के मुखिया को बना दिया जाता था। और उसका स्वामी गांव के मुखिया को बना दिया जाता था। गांव के मुखिया को बना दिया जाता था। मुखिया किसानों से कर वसूल कर सीधे मुखिया किसानों से कर वसूल कर सीधे कंपनी के कर अधिकारी के पास जमा करता था। मुखिया किसानों से कर वसूल कर सीधे कंपनी के कर अधिकारी के पास जमा करता था। कंपनी के कर अधिकारी के पास कर जमा करता था। कंपनी के कर अधिकारी के पास कर जमा करता था। नियत तिथि पे कर जमा ना करने पर कंपनी के कर अधिकारी के पास कर जमा करता था।
तो नया तो अब ये कल खत्म होगा, आज थोड़ी खत्म हो रहा है, तो आज लिखोगी नहीं पूरे दिन को? नहीं हम सर ये छूटा है वो कंप्लीट करेंगे। तो उसका पेज देख के छोड़ो उतना, अगले से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है? हाँ, कंपनी के कर अधिकारी के पास कर जमा करता था, नियत तिथि पर कर जमा ना करने के कारण, देखो नियत तिथि पर कर जमा ना करने पर, नियत तिथि पर कर जमा ना करने पर, नियत तिथि पर कर जमा ना करने पर इस पर भी सूर्यास्त का नियम लागू होता था, इस पर भी सूर्यास्त का नियम लागू होता था, इस पर भी सूर्यास्त का नियम लागू होता था। देखो इस व्यवस्था का प्रस्ताव हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में तैयार किया गया। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव, देखो महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव, अरे इस व्यवस्था का या महलवाड़ी व्यवस्था का बात एक ही है, का प्रस्ताव हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822, अरे 1822 में कंपनी के द्वारा लागू की गई, प्रस्ताव 1819 में लाभ बनाया गया था। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में तैयार किया गया। इस व्यवस्था का प्रस्ताव हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में तैयार किया गया तथा 1822 में इसे कंपनी के द्वारा, तथा 1822 में इसे कंपनी के द्वारा, 1822 में इसे कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम अवध और आगरा के क्षेत्र से लागू किया गया। 1822 ईस्वी में इसे कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम अवध और आगरा के क्षेत्र से लागू किया गया, अवध और आगरा के क्षेत्र से लागू किया गया, अवध और आगरा के क्षेत्र से लागू किया गया, और बाद में पंजाब में भी लागू कर दिया गया, और बाद में पंजाब में भी लागू कर दिया गया, पंजाब में भी लागू कर दिया गया, बाद में पंजाब में भी लागू कर दिया गया। लिख लिया? ये संपूर्ण भारत के 30% भूभाग पर लागू होती थी। देखो ये संपूर्ण भारत के 30% भूभाग पर लागू होती थी, संपूर्ण भारत के 30% भूभाग पर लागू होती थी, संपूर्ण भारत के 30% भूभाग पर लागू होती थी, भूभाग पर लागू होती थी। ठीक, अगला हेडिंग डालो। देखो 2 हेडिंग करा दिए, 4 बताए थे क्रांति के कारण। पहला क्या था? राजनैतिक या प्रशासनिक कारण था, दूसरा आर्थिक कारण था, तीसरा सामाजिक या धार्मिक कारण था। डालो 3 नंबर हेडिंग, सामाजिक या धार्मिक कारण। हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। क्यों? तो क्रांति हुई क्यों, उसके पहले कारण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ये सारे काम अंग्रेज भारत में कर रहे थे, इन्हीं वजह से क्रांति होगी। वही सब काम लिखा रहा हूं मैं तुम्हें। क्यों? तो सामाजिक या धार्मिक कारण, सामाजिक या धार्मिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक या धार्मिक कारण, ये हेडिंग डाल दो। अब देखो यहाँ पर ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भारत में ये सारे कार्य तो कर ही रहे थे, साथ में ये हमारे धर्म को भी ठेस पहुंचा रहे थे, हमारे समाज में बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे। तो धार्मिक ठेस जब पहुंचेगी और समाज में जो बदलाव होगा, क्योंकि देखो भारत की जो धार्मिक आस्था है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, बहुत मजबूत है, और उससे अगर कोई खिलवाड़ करेगा, छेड़छाड़ करेगा, तो भारतीय उग्र हो जाते हैं। धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर है भारतीय, है नहीं है? धर्म के नाम पे भारतीयों को बहुत लंबे समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है नहीं? तो अब क्या होगा, अंग्रेज क्या करेंगे, हमारी धार्मिक जो हमारा धर्म है, धर्म के प्रति खिलवाड़ करेंगे, हमारे समाज में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। मैंने तुम्हें बताया जैसे सती प्रथा चल रही थी,
सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। तो सती प्रथा एक धार्मिक आस्था थी हिंदू धर्म में, भाई उसमें पति की मृत्यु पर पत्नी को जला दिया जाता था साथ में जिंदा। लेकिन भारतीयों को ये एक धार्मिक रूल लग रहा था, नियम लग रहा था, जबकि ये गलत था, अंधविश्वास था ये। तो ऐसे करके ये क्या करेंगे, समाज में बदलाव करने के लिए जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कुरीतियां उस समय भारतीयों के लिए वो धर्म का भाग लगती थी, धर्म का पार्ट लगती थी कि भाई इससे ईश्वर नाराज हो जाएगा, ईश्वर खफा हो जाएगा हमसे, ठीक है, इस तरह की बातें मन में आती थी उनके, समझ गए। तो अब जैसे समाज में बदलाव होगा तो समाज में जितने लोग होंगे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ होंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे, धर्म में धार्मिक ठेस पहुंचाएंगे, भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करेंगे, भारतीय स्कूलों में ईसाई धर्म की पाठशालाएं लगेंगी, बाइबल को अनिवार्य विषय बना दिया जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे धार्मिक परिवर्तन करेंगे ये भारत में, ठीक है। तो उन्हीं में एक हेडिंग डालो पहली, 1806 ईस्वी का अधिनियम, 1806 ईस्वी का अधिनियम, 1806 ईस्वी का अधिनियम। और समझोगे पहले से क्या था ये 1806 ईस्वी का अधिनियम, ठीक है, समझो, पहले बता रहा हूं। देखो ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ये 1806 ईस्वी का अधिनियम लाई, और इस अधिनियम से क्या किया उसने, भारत जैसे देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी भारत में, तो उसमें अधिकतर भारतीय ही सैनिक थे। कौन थे? सिख थे, ईसाई थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, ये सब भारतीय सैनिक थे अधिकतर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारत में। तो 1806 ईस्वी का अधिनियम लाके इससे क्या रूल बनाए गए, बोल दिया गया कि जो हिंदू सैनिक हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में, BIC की सेना में, वो टीका नहीं लगाएंगे, चोटी नहीं रखाएंगे, ठीक है, हाथ में धागा कड़ा नहीं पहनेंगे, ताकि धार्मिक पहचान खत्म हो, सेना में कोई भी ये ना लगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। ईसाइयों से बोल दिया ईसाई पगड़ी नहीं बांधेंगे, दाढ़ी नहीं रखाएंगे, मुस्लिमों से बोला कि मुस्लिम टोपी नहीं लगाएंगे, दाढ़ी नहीं रखाएंगे, ठीक है। तो देखो आप ये तो धर्म के खिलाफ के साथ खिलवाड़ करने लगे नहीं करने लगे। तो इससे क्या होगा भाई, उन सैनिकों में रोष आ जाएगा, वो क्या करेंगे, विद्रोह कर देंगे नहीं कर देंगे। अरे भाई किसी सिख से तुम कहोगे तुम पगड़ी लगा के जॉब पे नहीं आओगे भाई, अपनी वेशभूषा में नहीं आओगे, ड्रेस कोड है उसमें आओगे, ठीक है, सिंपल। तो क्या वो इस पे राजी हो जाएगा? कभी राजी नहीं होगा, हो जाएगा। या किसी हिंदू से कहोगे कि तुम माला नहीं पहनोगे, जो वो जनेऊ वगैरह पहनी जाती थी, टीका लगाया, टीका नहीं लगाओगे, समझ गए, तो वो इस पे तैयार होगा नहीं। ये धार्मिक ठेस पहुंचाई जा रही है, डायरेक्ट पहुंचाई जा रही, नहीं पहुंचाई जा रही, तो इसका विरोध होगा जरूर, होगा नहीं होगा। तो 1806 के अधिनियम में अंग्रेजों ने ये सारे कार्य किए, जिससे भारतीय जो सैनिक थे अंग्रेजी सेना में वो इसके विरोध में हो गए, क्योंकि वो भी तो क्रांति में शामिल होंगे अगले चल के, होंगे नहीं होंगे। चलो लिखो जल्दी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सेना में, इसके अंतर्गत ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के तिलक लगाने, माला पहनने, भारतीय सैनिकों के तिलक लगाने, माला पहनने, तिलक लगाने, माला पहनने, पगड़ी बांधने, दाढ़ी रखने और टोपी लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और टोपी लगाने पर, दाढ़ी रखने और टोपी लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक। अगले देखो क्या बोला गया, एक ड्रेस कोड लागू किया गया सैनिकों के लिए। तुमने देखा होगा फिल्मों वगैरह में अंग्रेजों की एक वर्दी होती थी रेड और व्हाइट कलर की, और एक नुकीली ऊंची सी टोपी होती थी। बोल दिया गया ये टोपी लगाएंगे सब लोग, मुस्लिम टोपी नहीं लगाएगा, कोई पगड़ी नहीं बांधेगा, ठीक है, ये नहीं लगाएगा, ये अंग्रेजी टोपी लगाओ, अंग्रेजी वर्दी पहनो, समझ गए। तो भारतीय इस पर राजी नहीं हुए, उन्होंने कहा ये तो गुलामी हो गई बिल्कुल भाई, हमें अंग्रेज बना दिया जाएगा, ऐसे तो हम अंग्रेज लगेंगे फिर क्यों। हाँ, धार्मिक पहचान खत्म की जा रही, नहीं की जा रही है।
लिखो तथा तथा अंग्रेजी सेना की वर्दी और टोपी पहनने का आदेश दिया गया। अंग्रेजी सेना की वर्दी और टोपी पहनने का आदेश दिया गया। ठीक है, लिख लिया। अगला है डालो 1850 ईस्वी का 1850 ईस्वी का 85 बोल निकल रहा था, ठीक है कोई 1850 ईस्वी का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। धार्मिक निर्योग्यता 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 अधिनियम 1850 ईस्वी का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, अब ये समझो क्या था। इसमें देखो क्या किया गया, अंग्रेजी ये कानून लेके आए भारतीयों के लिए, और इसमें देखो क्या किया गया, समझो ध्यान दो इधर। इसमें बोला गया यदि कोई भी भारतीय चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर कोई ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहा है तो उसका पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं खत्म किया जाएगा। पहले ऐसा रूल था, ये अधिनियम लाने से पहले अगर कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को स्वीकार करता था तो उसका पैतृक संपत्ति में हिस्सा समाप्त कर दिया जाता था। ये ऐसे इसलिए कानून बनाया गया था ताकि कोई भी अधिक लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि ईसाई धर्म में अगर कोई कन्वर्ट होगा तो उसे पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, उसे घर से निकाल दिया जाएगा। ये कानून थे उस समय। अब इन कानूनों को निष्क्रिय कर दिया गया, नया कानून बना दिया गया। बोल दिया गया यदि कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा तो उसका पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं खत्म किया जाएगा, और वो ब्रिटिश सरकार उसके पिता से हिस्सा दिलवाएगी उसे। उद्देश्य क्या था ये, इससे क्या होगा, अधिक से अधिक लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे नहीं होने लगेंगे। तो ये भी तो एक धार्मिक धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है। भारतीयों को ईसाई लालच देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, समझ गए। तो ये भी विरोध का कारण बनेगा। लिखो इसके अंतर्गत यदि कोई भी भारतीय ईसाई धर्म स्वीकार करेगा तो उसका पैतृक संपत्ति में हिस्सा समाप्त नहीं किया जाएगा। उसका पैतृक संपत्ति में हिस्सा समाप्त नहीं किया जाएगा। ईसाई धर्म स्वीकार करेगा तो उसका पैतृक संपत्ति में हिस्सा समाप्त नहीं किया जाएगा। सो रही थी क्यों नहीं सर, तो उसका पैतृक संपत्ति में हिस्सा समाप्त नहीं किया जाएगा। अगली बात देखो, इसी में मैंने अभी बताया तुम्हें, स्कूलों में बाइबल की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। बोल दिया गया प्रत्येक स्कूल में बाइबल अनिवार्य है। बाइबल की शिक्षा हर छात्र को लेनी है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको बाइबल का ज्ञान दिया जाएगा। तो भाई ऐसे करके जब वो पुस्तक को पढ़ेंगे और उसके बारे में वहां पे जो टीचर अंग्रेज होगा वो बताएगा सब कुछ, तो वो अपने धर्म को अच्छा दिखाएगा ना, तो उससे लोगों के अंदर उस धर्म के प्रति प्यार बढ़ेगा और हो सकता है वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाए। ये भी गलत था नहीं था। स्कूलों में आज भी भारत के स्कूलों में धार्मिक शिक्षा निषेध है नहीं निषेध? बताओ कौन सा अनुच्छेद के तहत निषेध है? बताओ अनुच्छेद 25 में तो धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, और बस ये बोला गया धर्म परिवर्तन कर सकता है अनुच्छेद 25 के तहत स्वेच्छा से। ये बात है अनुच्छेद 25 में। बताओ जल्दी, संविधान पढ़ा नहीं पढ़ा तुमने? हाँ बताओ, ये वाला नहीं पढ़ा? अनुच्छेद 29 में है किसी भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा का निषेध है। सरकारी स्कूलों में पूरी तरह से बैन है, ठीक है। केवल शिशु मंदिरों में दी जा सकती है, कोई बच्चे की माता पिता की इच्छा के अनुसार। अनुच्छेद 29 बताता है ये, ठीक है। धार्मिक शिक्षा का निषेध है अनुच्छेद 29 में, ठीक है। चलो ये अब बात बंद करो, अगले देखो, ध्यान दो।
हाँ लिखो, स्कूलों में बाइबल की शिक्षा को अनिवार्य किया गया। हाँ बाइबल, अरे ये ईसाइयों का एक धार्मिक ग्रंथ है, जैसे रामायण महाभारत, ठीक है, ऐसे ही बाइबल है। अरे इसी में लिखना 1806 वाले स्कूलों में बाइबल की, वो 1850 वाले बाइबल की शिक्षा को स्कूलों में बाइबल की शिक्षा को अनिवार्य किया गया। बाइबल की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। चलो डालो हेडिंग तात्कालिक कारण। चौथा नंबर तात्कालिक कारण ही तो था, चौथा नंबर तात्कालिक कारण था। डालो जल्दी तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण हेडिंग डालो। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या रहे वो बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग डाल दो 1854 का डाक सेवा अधिनियम। 1854 ईस्वी का डाक सेवा अधिनियम, डाक सेवा अधिनियम, ये एक तात्कालिक कारण रहेगा, ये तात्कालिक कारणों में गिना जाएगा, ठीक है। 1854 ईस्वी का डाक सेवा अधिनियम, देखो ये क्या था, लिख लिया। चलो ध्यान दो इधर। ऐसा हुआ, देखो मैंने तुम्हें बताया ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में अधिकतर भारतीय सैनिक थे, तो भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। कल भी बताया था मैंने ये बात तुम्हें। अंग्रेजों को बहुत सारी छुट्टियां मिलती थी, बहुत अधिक सैलरी मिलती थी, भारतीयों को छुट्टियां नहीं मिलती थी, साल भर वो अपने घर नहीं जा पाते थे, बहुत ना के बराबर छुट्टियां मिलती थी। तो होता क्या था, भारतीय सैनिक अपने घर की जो हालचाल था वो डाक सेवा के द्वारा चिट्ठी से, तार से ले लेते थे। क्यों? और ये निःशुल्क थी सेवा। कैसी थी? एक महीने में कितने भी तार, कितनी भी चिट्ठियां भेज सकते हो, तो मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, डलहौजी ने 1854 में इस डाक सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया और इस पर बोल दिया आप टैक्स देना पड़ेगा अगर कोई भी चिट्ठी लिखेगा, फिर ही नहीं जाएगी। तो 2 रुपए तो सैलरी मिल रही है महीने में सबसे कम, और उसमें अगर 5 चिट्ठियां भेजी तो वो भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? तो इससे सैनिकों में आक्रोश आ गया, सैनिकों में रोष फैल गया कि यार देखो ये तो हमें हमारे घर का हालचाल भी नहीं लेने देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये तात्कालिक कारण में गिना जाता है ये, ठीक है। चलो लिखो, इसके अंतर्गत भारतीय सैनिकों की, लिखो जल्दी, इसके अंतर्गत भारतीय सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा पर डलहौजी के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीयों की निःशुल्क डाक सेवा पर डलहौजी के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। डलहौजी के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। डलहौजी के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। वह डाक सेवा पर कर लागू कर दिया गया। वह डाक सेवा पर कर लागू कर दिया गया। कर लागू कर दिया गया। लिख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट तात्कालिक कारण, सबसे प्रमुख कारण 1857 की क्रांति का, वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलो लिखो, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग। अरे यही, ये इसी में, इस वाले में सेकंड नंबर पे हेडिंग डालनी है, ब्राउन बेस, हाँ, राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग। ये था 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख और तात्कालिक कारण। इसके लागू होते ही भारत में क्रांति हो गई, ठीक है। बताता हूँ, देखो क्या था ये समझो। ऐसा था, देखो भारतीय जो सैनिक थे, भारतीय सैनिकों को पहले भी घटिया राइफल दी जाती थी। ये ब्राउन बेस राइफल बहुत घटिया थी, ठीक है।
अब इसके स्थान पर एक अंग्रेज नई राइफल लाए ब्रिटेन से, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। यानी कि एनफील्ड राइफल दी गई थी, और एनफील्ड राइफल में जो कारतूस पड़ते थे उनका जो खोल होता, देखो कारतूस जो होता है वो अगर उस पर जंग लग जाएगी तो वो चलेगा नहीं, मिस हो जाएगा, काम नहीं करेगा वो। तो कारतूस को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता था, जंग से बचाने के लिए उसे एक खोल में रखा जाता था, कवर में रखा जाता था, और वो खोल जो होता था उसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी। तेलीय पदार्थ है ना वो, उससे वो जब चिकना रहेगा कारतूस तो उस पर जंग नहीं आएगी। तेल में तुम कोई भी चीज लोहे को रख दो, उस पर जंग नहीं आ सकती कभी, ठीक है। तो उद्देश्य यही था कि कारतूस पे जंग ना लगे, और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था अंग्रेजों का, ये धर्म भ्रष्ट करने का एक षड्यंत्र था। देखो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सुअर इस्लाम धर्म में हराम है, मुस्लिमों के लिए सुअर का मांस खाना हराम है, गलत है, ठीक है, समझ गए। तो आप देखो ये गाय और सुअर की चर्बी वाला खोल होता था, और इस खोल को मुंह से खींचना पड़ता था। किससे खींचना पड़ता था? मुंह से, समझ गए। जब मुंह से खींचा जाएगा उसे तो भैया हिंदू मुस्लिम सभी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब हुआ क्या, देखो ये एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लग रहा है गाय और सुअर की चर्बी वाला, तो इस कारतूस की जो खबर थी तो वो सबसे पहले एक दमदम छावनी थी पश्चिम बंगाल में, दमदम छावनी के सैनिकों को लगी पश्चिम बंगाल में ये खबर कि अरे इसमें तो गाय, क्योंकि भाई जो लोग मांस खा रहे हैं तो उन्हें पता है कि ये मांस की स्मेल कैसी होती है, ठीक है। तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया, बोले यार इसमें तो लग रहा है किसी जानवर की चर्बी यूज हो रही है, ठीक है। तो बाद में गहराई से पता किया गया तो वो गाय और सुअर की चर्बी थी, ठीक है। तो दमदम छावनी के सैनिकों में ये खबर सबसे पहले लगी। उन्होंने यहीं पे साफ इनकार कर दिया, बोल दिया हम इस राइफल का यूज नहीं करेंगे, राइफल को फेंक दिया उन्होंने, ठीक है। और दमदम छावनी के सैनिकों ने ये खबर पता है फैलाई, और ये खबर दमदम छावनी से बहरामपुर छावनी थी पश्चिम बंगाल में, वहां पहुंची, ठीक है। बहरामपुर छावनी के सैनिकों को लगी, उन सैनिकों ने, बहरामपुर भी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। उन सैनिकों ने भी इस राइफल के यूज से मना कर दिया, ठीक है। बहरामपुर से ये जो खबर थी ये पहुंची बैरकपुर छावनी थी पश्चिम बंगाल में। कहां थी? बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में पहुंची ये खबर। वहां के एक सैनिक थे मंगल पांडे। कौन थे? बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल के सैनिक थे, 35वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, बटालियन का नाम था, ठीक है। 34वीं, सॉरी कौन सी थी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, पैदल सेना, ठीक है, उसके सैनिक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने वो कारतूस अपने मुंह से खींचे थे। जैसे ही मंगल पांडे को ये बात पता चली तो मंगल पांडे को पता चल गया यार इसमें गाय और सुअर की चर्बी थी और मैंने इन कारतूसों को मुंह से खींचा है। तब मंगल पांडे को पता चल गया कि यार मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, क्योंकि मंगल पांडे पंडित थे। तो एकदम मंगल पांडे को क्रोध आ गया, समझ गए। मंगल पांडे ने कहा कि अब तो धर्म भ्रष्ट हो गया, अब तो जीने लायक बचे ही नहीं, जीने का अब कोई फायदा नहीं है, समझ गए। सारा जीवन खराब हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मंगल पांडे को बहुत विकट क्रोध आ गया, ठीक है। क्रोध आया तो मंगल पांडे ने क्या किया, बैरकपुर छावनी में 2 अधिकारी थे, एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग और एक का नाम था सर्जेंट ह्यूसन, ठीक है। मंगल पांडे ने राइफल उठाई और लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी, ठीक है। गोली मारी तो लेफ्टिनेंट बाग जो था वो घायल हो गया, सर्जेंट ह्यूसन की मौके पर मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु हुई तो अब क्या हुआ, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे को जैसे ही गिरफ्तार किया गया और मंगल पांडे को जैसे ही फांसी दी गई तो यह खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। इस खबर को सुन के मेरठ छावनी में, कौन सी छावनी? मेरठ छावनी के सैनिकों ने क्या किया, 10 मई को विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया और मेरठ छावनी में जितने अंग्रेज सैनिक थे सबको मार दिया, जितना हथियार था सब लूट लिया और लेके सीधे कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जाके दिल्ली से भी अंग्रेज सैनिकों को हराया, भगाया, वहां से दिल्ली पे अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर सेकेंड को क्रांति का प्रमुख नेता, विद्रोही नेता बना दिया, घोषित कर दिया और वहीं से क्रांति का आगाज हो गया। और इस प्रकार से भारत में क्या हुई, 1857 की क्रांति हुई। आया समझ?
सबसे पहले ये खबर कहाँ पहुंची थी? दमदम छावनी, इस राइफल की। दमदम छावनी के सैनिकों ने इस राइफल का यूज नहीं किया। दमदम छावनी से ये खबर कहाँ पहुंची? बहरामपुर छावनी। तीनों छावनी पश्चिम बंगाल में। बहरामपुर छावनी के सैनिकों ने भी यूज नहीं किया, उन्होंने ये खबर पहुंचा दी बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इसका यूज किया था, धर्म भ्रष्ट हो गया, मंगल पांडे को क्रोध आ गया, उन्होंने बैरकपुर छावनी के जो अंग्रेज मतलब सेना के अधिकारी थे उनके गोली मार दी, उनमें एक की मृत्यु हो गई, एक घायल हो गया। इसके विरोध में मंगल पांडे को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो क्रांति में सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे थे। मंगल पांडे की फांसी की खबर आग की तरह फैली और मेरठ छावनी में जैसे ये खबर पहुंची, मेरठ छावनी के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जितने अंग्रेज सैनिक थे मेरठ छावनी में, क्योंकि भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा होती थी। भाई हमारा देश है तो हम ही ज्यादा होंगे, वहां से सैनिक थोड़ी, सिपाही भर्ती होने के लिए ब्रिटेन से थोड़ी आएगा कोई, भारतीय सैनिक ही तो थे। उन्होंने सारे अंग्रेजों को मार दिया और मारने के बाद दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से भी अंग्रेजों को खदेड़ दिया और खदेड़ने के बाद 10 मई 1857 को क्रांति का आगाज हो गया मेरठ से। तभी तो मेरठ को क्रांति नगरी कहा जाता है। क्यों क्रांति नगरी कहा जाता है? मेरठ को कहा जाता नहीं कहा जाता? कैची नगरी, क्रांति नगरी मेरठ के लिए कहा जाता है। हाँ, और खेलों का सामान बनता है, ठीक है, खेल का सामान भी मेरठ में बनता है सबसे ज्यादा। ठीक, चलो लिखो, पहले इतना लिखो तभी बाद में बताते हैं। ये वाली हेडिंग डाल दी सभी ने, और शांति से लिखो, बोलेगा नहीं कोई, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है? जल्दी लिखो, बोले देखो। एनफील्ड राइफल में सुअर व गाय की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। एनफील्ड राइफल में सुअर व गाय की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। सुअर व गाय की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। सुअर व गाय की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। प्रयोग होता था। और इसके कवर को मुंह से खींचना पड़ता था, और इसके कवर को मुंह से खींचकर निकाला जाता था, और इसके कवर को मुंह से खींचकर निकाला जाता था। मुंह से खींचकर निकाला जाता था, निकाला जाता था। सर्वप्रथम ये खबर दमदम छावनी के सैनिकों को लगी। सर्वप्रथम ये खबर दमदम छावनी के सैनिकों को लगी। दमदम छावनी के सैनिकों को लगी और जनवरी 1857 में दमदम छावनी के सैनिकों को लगी। दमदम छावनी के सैनिकों को लगी और जनवरी 1857 ईस्वी में यहाँ के सैनिकों ने और जनवरी 1857 ईस्वी में यहाँ के सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। इन कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। मना कर दिया। इन कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। मना कर दिया। ठीक। इसके पश्चात ये खबर बहरामपुर छावनी के सैनिकों को लगी। इसके पश्चात ये खबर बहरामपुर छावनी के सैनिकों को लगी। ये सब पश्चिम बंगाल में ही है, ठीक है। बहरामपुर छावनी के सैनिकों को लगी। फरवरी 1857 में इन सैनिकों ने भी बहरामपुर छावनी के सैनिकों को लगी। बहुत तेज बोल रहे हो। इतना धीरे बोल रहा हूँ, बाकी किसी की आवाज आ रही? बताओ। हाथ तेज चलाओ ना भाई। लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं पढ़ाते हुए, अब तक स्पीड नहीं बढ़ पाई है तुम्हारी। बाकी देखो सब लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। सर इस किसी का नहीं, बोल नहीं रहे कोई, बोल नहीं बोला सर।
हाँ, क्या लिखा था? बहरामपुर छावनी के सैनिकों को लगी। फरवरी 1857 में ये खबर बहरामपुर छावनी के सैनिकों को लगी। इन सैनिकों ने भी इसके प्रयोग से मना कर दिया। इसके प्रयोग के लिए मना कर दिया। इन सैनिकों ने भी इसके प्रयोग के लिए मना कर दिया। लिख लिया? इन सैनिकों ने भी इसके प्रयोग के लिए मना कर दिया। इसके पश्चात ये खबर पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी इसके पश्चात ये खबर पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में फैली। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में फैली। बैरकपुर छावनी में फैली। और यहाँ की 34वीं एनआई रेजिमेंट, ऐसे करके लिखो, 34वीं एनआई रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री। एनआई का मतलब होता है पैदल सेना। 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिक, इंग्लिश में लिखो रेजिमेंट। अरे ऐसे ही लिखो, कैसे भी लिख लो। 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन के गोली मार दी। सर्जेंट ह्यूसन, ऐसे करके लिख लो, मैं दे रहा हूं सर। लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन के गोली मार दी। लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन के गोली मार दी, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूसन के गोली मार दी, जिसमें बाग घायल हो गया और ह्यूसन की मौके पर मृत्यु हो गई। जिसमें बाग घायल हो गया और ह्यूसन की मृत्यु हो गई। बाग घायल हो गया और ह्यूसन की मृत्यु हो गई। इसके विरोध में मंगल पांडे को 8 मार्च 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ऊपर देखना क्या डेट लिखवाइए। 57। ऊपर वाली डेट 29 मार्च थी और यहाँ भी मार्च लिखवा रहे, अप्रैल करो से, सॉरी। अरे नहीं, ऊपर सही है, 29 मार्च है ऊपर, इतना सही है, ऊपर 29 मार्च है। हाँ तो सही है यार, सही है, वो कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा। ठीक है, डेट 29 मार्च 1857, 8 अप्रैल होगा यहाँ पे। 8 अप्रैल को दी गई थी सर। 8 अप्रैल 29 मार्च को तो गोली मारी थी इन्होंने। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये लिखना है, इसके विरोध में 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले ये प्रथम क्रांतिकारी थे। देखो, 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले ये प्रथम क्रांतिकारी थे। ये प्रथम क्रांतिकारी थे।
प्रथम क्रांतिकारी थे। लिख लिया। प्रथम क्रांतिकारी थे। देखो इसके विरोध में उत्तर प्रदेश के, इसके विरोध में उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की लिखो, उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी के, उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी के, उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी के 20वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिकों ने, 20वीं एनआई रेजिमेंट, 20वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिकों ने 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया और मेरठ छावनी के सभी अंग्रेज सैनिकों को मार दिया। मेरठ छावनी के सभी अंग्रेज सैनिकों को मार दिया, सभी अंग्रेज सैनिकों को मार दिया। और इसी दिन से क्रांति का आगाज हो गया। सभी अंग्रेज सैनिकों को मार दिया और इसी दिन से क्रांति का आगाज हो गया। इसी दिन से क्रांति का आगाज हो गया। ये सैनिक, थोड़ा धीरे, क्रांति का आगाज हो गया। ये सैनिक 11 मई 1857 ईस्वी को, ये सैनिक 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे। ये सैनिक 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। लिख लिया। और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा क्रांति का प्रमुख नेता या विद्रोही नेता, तथा क्रांति का प्रमुख नेता या विद्रोही नेता, तथा क्रांति का प्रमुख नेता या विद्रोही नेता बहादुर शाह जफर सेकेंड को घोषित किया गया। बहादुर शाह जफर सेकेंड को घोषित किया गया। बहादुर शाह जफर सेकेंड को घोषित किया गया, घोषित किया गया, सेकेंड को घोषित किया गया। ठीक। अब क्या हुआ भाई, क्रांति स्टार्ट हो गई। अब क्रांति के क्षेत्र पढ़ेंगे। डालो हेडिंग क्रांति के क्षेत्र। क्रांति के क्षेत्र हेडिंग डालो अगला जल्दी से। कहां कहां क्रांति का प्रभाव रहा। क्रांति के क्षेत्र क्या हुआ बताएं। अभी तो मैं 20 मिनट वो बात नहीं करेगा कोई नहीं, अभी बता दे रहा हूँ। डंडा मंगवा रहा हूँ प्रेमपाल सर से अभी। ठीक है, इधर ध्यान दे लो। इधर 20 मिनट है अभी पूरे। 20 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा क्रांति। यहाँ भी क्रांति स्टार्ट हो जाएगी, समय शुरू यहाँ भी क्रांति चालू हो जाएगी। हाँ देखो क्रांति जो हुई, एक बात बंद करो, इधर ध्यान दे लो। तब क्रांति का जो प्रभाव था, क्रांति का प्रभाव अधिकतर केवल उत्तर भारत में रहा। संपूर्ण भारत में क्रांति का प्रभाव नहीं रहा, इसलिए क्रांति हो गई असफल। उत्तर भारत के अधिकतर रियासतों ने क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो उनके बारे में बता रहा हूँ। डालो हेडिंग झांसी।
झांसी के बारे में बताऊंगा मैं, झांसी के बारे में पहले। क्रांति के क्षेत्र पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनमें जो क्षेत्र बताऊंगा वहां से पेपर में आएंगे क्वेश्चन। हेडिंग डाल दो क्रांति का क्षेत्र और उसमें पहले नंबर पे हेडिंग डालो झांसी। ठीक, झांसी डाल दिया। चलो बात बंद करो, देखो ध्यान दो। इसके बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं, क्यों झांसी के बारे में मैंने बताया था। देखो झांसी, जो झांसी था, झांसी एक रियासत थी और झांसी के जो राजा थे वो गंगाधर राव थे। कौन थे? गंगाधर राव। और गंगाधर राव की पत्नी का नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका कोई मनु या छबीली या झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका कंगना रनावत एक फिल्म में बनी है, देखना, तुम देखी थी? देखी है नहीं? तो उसमें झांसी की रानी का रोल किया है, उसमें उसका नाम मणिकर्णिका होता है, होता नहीं होता? तो ये मणिकर्णिका झांसी की रानी का वास्तविक नाम था, लेकिन इन्हें बचपन में मनु या छबीली के नाम से जाना जाता था। मनु या छबीली के नाम से जाना जाता था। अब हुआ क्या, देखो बात बंद करो। इनका विवाह हुआ था गंगाधर राव से, और गंगाधर राव झांसी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? गंगाधर राव की हो गई मृत्यु, इनके कोई संतान थी नहीं, तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद ले लिया जिसका नाम क्या था? दामोदर राव। क्या नाम था? दामोदर राव। एक दत्तक पुत्र को गोद ले लिया, लेकिन जैसे ही गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद झांसी को क्या किया? मैंने बताया था 1853 में झांसी को डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। लास्ट क्लास में ही बताया। तो अब जब क्रांति हो रही है तो इस क्रांति में झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई भाग लेगी, और महारानी लक्ष्मीबाई क्या करेंगी? बहुत डटकर मुकाबला करेंगी, लेकिन इनके विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज गवर्नर को भेजा जाएगा, और उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम, अंग्रेज गवर्नर का जो नाम होगा वो होगा जनरल ह्यूरोज। क्या नाम होगा? झांसी की रानी के विद्रोह को, झांसी में विद्रोह को जनरल ह्यूरोज के द्वारा दबाया गया, लेकिन ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता का उल्लेख किया है, उनकी वीरता के बारे में बताया है। जनरल ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में अकेला मर्द बताया, बोल दिया एक महिला थी लेकिन वो पुरुषों से भी अच्छा लड़ी। उसने जनरल ह्यूरोज के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है, इसीलिए उसने बोला ये क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द थी, सम्मान के साथ उनका नाम लिया उसने, ठीक है। तो बहुत कड़ी चुनौती दी थी महारानी लक्ष्मीबाई ने जनरल ह्यूरोज को, ठीक है। तो तुमसे ये पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे पेपर में। 1857 की क्रांति में झांसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? झांसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? महारानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया? झांसी में क्रांति का दमन किसके द्वारा किया गया? तो अंग्रेज गवर्नर जनरल ह्यूरोज के द्वारा। जनरल ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई को क्या कहकर पुकारा? क्रांतिकारियों में अकेली मर्द, क्रांतिकारियों में अकेली मर्द। और इन पर ही सुभद्रा कुमारी चौहान ने पंक्तियां लिखी हैं, लाइनें क्या लिखी, जल्दी बताओ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये ऐसे ही आएगा कि इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, एक पेपर में आया हुआ है ना कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, बात बंद, जल्दी लिखो। यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व, हेडिंग डाल दो झांसी और डैश करके लिखो, पेन चलाया करो जब बोला करेंगे। यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। इन्हें मनु, छबीली या मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। ये देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, इन्हें मनु, छबीली या मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। ये लिखा हुआ देखो, मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था।
ये गंगाधर राव की विधवा थी। ये गंगाधर राव की विधवा थी। गंगाधर राव की विधवा थी। गंगाधर राव की विधवा थी। इनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। ये गंगाधर राव की विधवा थी। इनके दत्तक पुत्र का नाम, दत्तक पुत्र कल बताया था, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। इनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। दामोदर राव था, जिसे अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी नहीं माना। जिसे अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी नहीं माना। अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी नहीं माना। इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से क्रांति का नेतृत्व किया था। इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से क्रांति का नेतृत्व किया था। ये रानी लक्ष्मीबाई को एक नाम से और जाना जाता है, तुम वो नाम बता दो, कौन बताएगा? 3 नाम तो मैंने तुम्हें बता दिए, मनु, छबीली, मणिकर्णिका। एक नाम और था इनका, एक उपाधि थी जो बहुत प्रसिद्ध थी और पेपर में भी आई हुई है वो। कौन बताएगा? बताओ। चलो याद करो तुम जब तक, अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है? तब लिखो अगले। इनके विद्रोह का दमन अंग्रेज गवर्नर जनरल ह्यूरोज के द्वारा किया गया था। इनके विद्रोह का दमन अंग्रेज गवर्नर जनरल ह्यूरोज के द्वारा किया गया था। 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 जनरल ह्यूरोज ने इन्हें क्रांतिकारियों में अकेली मर्द कहा है। जनरल ह्यूरोज ने इन्हें क्रांतिकारियों में अकेली मर्द कहा है। जनरल ह्यूरोज ने इन्हें क्रांतिकारियों में अकेली मर्द कहा है। क्रांतिकारियों में अकेली मर्द कहा है। लिख लिया? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा इन पर 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 खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पंक्तियां लिखी हैं, पंक्तियां लिखी हैं। ठीक, पंक्तियां लिखी हैं। हाँ दूसरा चलो मैं बता दे रहा हूँ।
बता, दो नाम बता रहा हूँ, उनमें से बताओ, महक परी या महल परी, इन दो में से कौन सा नाम था? महक परी के नाम से जाना जाता था महारानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है। अब चलो आप बताओ, महल परी के नाम से किसे जाना जाता था? महल परी। महल परी, महक परी दो नाम बताए ना, तो कोई महल परी भी तो होगी, कौन थी बताओ? ये भी क्रांति में भाग लिया था इन्होंने, जिन्हें महल परी के नाम से जाना जाता था, और 1857 की क्रांति में भाग लिया था उनने भी। एक महिला और थी, अब तो बता दो, अब तो पता होगा, दो ही महिलाओं ने भाग लिया था, बेगम हजरत महल। देखो, दो ही महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया था, एक झांसी की रानी थी और एक बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल को महल परी के नाम से जाना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई को महक परी के नाम से जाना जाता है। महल परी किसे? रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, महक परी का नाम वैसी बहुत ट्रेंडिंग पे है। डालो अगला हेडिंग कानपुर जल्दी से। अगला हेडिंग डालो, कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था वो बताऊंगा, किसने विद्रोह दबाया था, ठीक है। कानपुर, अब देखो तुम्हें याद है कानपुर के बारे में कल बताया था, बताओ। कानपुर से क्रांति का नेतृत्व करेंगे नाना साहेब। कौन करेंगे? नाना साहेब। क्यों करेंगे? तो मैंने इसके बारे में तुम्हें कल कहानी पूरी बताई थी। मैंने बताया महाराष्ट्र में पेशवाओं का शासन था, और महाराष्ट्र के, एक बात बंद करो इधर देखो, महाराष्ट्र के पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। कौन थे? बाजीराव द्वितीय भी निसंतान शासक थे, बताया था मैंने। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन पे अंग्रेजों ने कानपुर के बिठूर में निर्वासित कर दिया था। क्यों? लेकिन बाजीराव द्वितीय की जैसे ही मृत्यु हुई तो नाना साहेब दत्तक पुत्र थे बाजीराव द्वितीय के। नाना साहेब को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी नहीं माना और नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी। क्यों पेंशन बंद की? तो कानपुर से क्रांति का नेतृत्व करेंगे अब नाना साहेब। कौन करेंगे? नाना साहेब। और नाना साहेब के सेनापति थे अजीमुल्ला खान। कौन थे? वास्तविक नेतृत्व नाना साहेब की ओर से अजीमुल्ला खान ने किया था। किसने किया था? क्रांति का दमन इसमें बताओ कौन करेगा? कानपुर से क्रांति का दमन किसने किया? कौन अंग्रेज गवर्नर था? अरे वो जल्दी बताओ, कानपुर से क्रांति का दमन किसने किया था? यूरोज ने तो यहां से किया था। यूरोज ने तो यहां से किया था ना। बताओ ऑप्शन जो हार मान गए। कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल ने किया था। यानी कि कानपुर से जो क्रांति का दमन करेगा वो अंग्रेज गवर्नर था जिसका नाम था कैंपबेल। कैंपबेल ने नाना साहेब के विद्रोह को दबाया और नाना साहेब कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। लेकिन नाना साहेब की सहायता की थी तात्या टोपे ने। नाना साहेब के सहयोगी थे तात्या टोपे। कौन थे? यानी कि नाना साहेब की ओर से अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे लड़े थे। ठीक है, चलो लिखो। तो ये तात्या टोपे कौन है? ये भी सेनापति थे नाना साहेब की। ठीक है, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान दोनों सहयोगी थे नाना साहेब के। कानपुर से क्रांति में सहयोग किया था, याद रखना, नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब का वास्तविक नाम कल बताया था। क्या था? जल्दी बताओ। दोनू पंत था। क्या था? दोनू पंत था। लिखो, कल बताया था। हंसने वाली बात क्या है? नाम कोई भी हो सकता है। क्यों? लिखो जल्दी, बात बंद करो। हेडिंग डालो कानपुर और डैश करके लिखो। यहाँ से क्रांति का नेतृत्व, यहाँ से क्रांति का नेतृत्व बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने किया था। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने किया था। इस विद्रोह में इनका सहयोग, इस विद्रोह में इनका सहयोग
क्या हुआ हैं? अरे बात है अभी तुम्हें तालिबान हो रहा है। चुड़ैल वाली ऐसी दिखाई देगी। तालिबान हो रहा है। चले बात बंद करो। इस विद्रोह में इनका सहयोग तात्या टोपे ने किया था। काट्या तात्या, अरे यार ये इतना प्रसिद्ध नाम तुम नहीं पता यार, बताओ। तात्या टोपे ने किया था। अरे पेट जाओगे, पेट बताओ अभी। लैंग्वेज को नाम से अच्छी आ रही है काट्या तो कैसे तालिबानी को किसी ने तात्या टोपे ने लिया, तात्या टोपे ने किया। देखो नाना साहब के प्रमुख सेनापति अजीमुल्ला खान थे। जानते हो कौन थे ये अजीमुल्ला खान? नहीं याद करो, बताया था, कल ही बताया था इस बार। रिश्तेदार ने कर दिया हमारे। शांति की योजना किसने बनाई थी? अजीमुल्ला खान और रानोजी बापू ने बनाई थी। तो ये वही वाले तो अजीमुल्ला खान है। अरे स्टार्टिंग में बताया था, क्रांति की योजना दो व्यक्ति ने बनाई थी, अजीमुल्ला खान और रानोजी बापू। तो ये वही तो अजीमुल्ला खान है। ये नाना साहब के सेनापति थे। इन्हीं दोनों ने तो ब्रिटेन के लंदन में क्रांति की योजना बनाई थी। तिथि निश्चित की थी 31 मई 1857। याद नहीं है कुछ भी? क्यों याद है सर, याद आया है। याद आ गया? दवा मिल रही है ना। चलो लिखो। टाइम हो गया। नाना साहब आया भी, जल्दी लिखो, अभी नहीं हुआ। हो गया है। इनके प्रमुख सेनापति अजीमुल्ला खान थे। खान या खान? अजीमुल्ला खान। देख रहे हैं सर? नाना साहब के प्रमुख सेनापति अजीमुल्ला खान थे। हाँ और खान अलग अलग होता है। हाँ और खान एक ही बात है। जल्दी लिखो, फालतू की बात मत करो, जल्दी लिखो। हाँ? क्या टाइम हो गया? नाना साहब के प्रमुख सेनापति अजीमुल्ला खान थे। हाँ, इनके प्रमुख सेनापति आज कोई भी मतलब एक शब्द चेंज हो गया तो भाषा नहीं लिख पाते हैं। क्या टाइम हो गया? अजीमुल्ला खान ने लिख लिया। देखो कानपुर के विद्रोह को, अभी है 2-3 मिनट। कानपुर के विद्रोह को, कानपुर के विद्रोह को कैंपबेल के द्वारा दबाया गया। कानपुर के विद्रोह को कैंपबेल के द्वारा दबाया गया। कानपुर के विद्रोह को कैंपबेल के द्वारा दबाया गया। यार ये बहुत तालिबानी है इसलिए। लेकिन दबाने के चक्कर में 2-3 मारे भी तो गए। कैंपबेल व्यक्ति था, इन्हें बताओ कौन था? कैंपबेल कौन था? गवर्नर था वो कानपुर से। वो एक अंग्रेजी सेनापति था और क्या नाम सर मैंने यही तो पूछा, वो ये तात्या टोपे और अपना नाम नाना साहब, दोनों वहां के नेतृत्व कर रहे थे। चलो ठीक कर तात्या दिया। टोपे का नाम था नाना साहब ना, वो आत्माराम पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम आत्माराम पांडुरंग था। ठीक है? हाँ सर वही तो मैंने नाम मराठी थे वो। हाँ अरे लिखो, ए जल्दी लिखो। क्या लिखा? द्वारा दबाया गया। तथा विद्रोह समाप्त होने के पश्चात नाना साहब नेपाल चले गए। तथा विद्रोह समाप्त होने के पश्चात नाना साहेब नेपाल चले गए। नेपाल चले गए। अरे यार मैं बता दूंगा। नेपाल में कोई वीजा नहीं लगता है। नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ था, आराम से नेपाल स्वतंत्र था उस समय। नेपाल चले जाते थे लोग। नेपाल आजाद था ना उस समय, इसीलिए नेपाल भाग जाते थे। वो टाइम हो गया, पहले टाइम देखो, वीडियो एक मिनट है, एक मिनट है। 29 तुम जाओगे यार तब तक हो जाएगा। मैं ऐसे ही अरे नहीं तो मिनट में पूछ जाता है सर। हाँ नेपाल तो वो चले चले गए, क्या हम तो चले गए, चलो क्या पता। किसी का अधिकार रहेगा तो लोग नेपाल भाग जाते हैं। बेगम हजरत महल की कहानी थी। अच्छा कोई बात नहीं। अभी रुको, अभी रुको, कहाँ से कह रहे हो? ये बच्चे आ रही हैं, देखो पहले। हाँ आ रही हैं। तब है? आ रही हैं। अच्छा ठीक है, इतनी दूर से, चलो। इतनी दूर से फोटो सभी आज आप क्या पढ़ाएंगे? तात्या को सभी कंपाउंड पढ़ा।
नहीं वो क्लास फिक्स है। हो गया हो गया